अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ आज कमर चीमा साहब हैं और बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आज एक बड़ा स्पेशल डे है चीमा साहब। आज के दिन जो है वो 1998 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है वो जिसे कहना चाहिए कि न्यूक्लियर एसिड जो है उसका टेस्ट किया था। तो क्या समझते हैं आपके कुछ इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई ज़्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है या अभी तक जैसे लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा एटम बॉम्ब ने हमें सिक्योर नहीं किया है जितना कि हमें उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? देखें जी, एक बात तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो डिफेंस होते हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर होते हैं, हुँ, वो उसको करना या रखना या फौज रखना, बड़ी फौज रखना, ये एक चैलेंज तो होता है। लेकिन आप सिक्योरिटी कब रखते हैं, आप अपना डिफेंस कब मजबूत करते हैं, जब आप समझते हैं कि क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट आपके पास मौजूद है। और हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत जो है वो शुरू से ही जिसे वो हमारी जुबान में कहा जाता है ना, मैली आंख से पाकिस्तान को देखता था, जो हमने सुना पढ़ा देखा। लेकिन उधर से इंडिया हमसे बड़ा भी था, हमें अपनी सिक्योरिटी भी बचानी थी। अगर आपको याद हो कि 1987 में कतर में इन्होंने हमारा पूरा मुल्क हमसे जो है वो तोड़ने में हम साथ दिया उस वक्त मुक्ति बहनी को। और आपको याद होगा कि मुक्ति बहनी इस वक्त साउथ एशिया की सबसे पहली दहशतगर्द जमात थी जिसको भारत ने सपोर्ट किया। लेकिन आज के ज़माने में उसको कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि ज़रा चीज़ें बदल गई हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि हम गैरिजन स्टेट तो बन गए, हम एक सिक्योरिटी स्टेट तो बन गए, लेकिन हमें अपनी सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ करना पड़ा। और न्यूक्लियर वेपन जब हमने टेस्ट किया, हमने कोई उसके लिए कोशिश तो नहीं की। ये तो भारत था जिसने 1971 में जो है 74 में इसको टेस्ट किया, और फिर और कहा कि हम तो अमन के लिए टेस्ट कर रहे हैं। और फिर 98 में फिर धमाके कर दिए, यही बीजेपी की सरकार थी। तो हमें तो मजबूरन करना पड़ा। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने देखें, आप न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उसकी बड़ी सारी वजूहात होती हैं। क्या आपने कोई प्रेस्टीज के लिए रखे हैं, कोई हमने उसको किसी को दिखाना है, या सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं? हमने वो सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, और उसी की वजह से आज पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो यकीन करें कि ये जो एक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस होना था, ये इसने भारत का जो कॉन्फिडेंस था वो आसमान पे छू रहा था। और मुझे याद है वो एल के अडवाणी और बहुत सारे और जो इंडिया के वो लोग थे, वो कहा करते थे जी अब तो कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान को हम जो है ना वो खित्ते का बैलेंस बदल गया है, अब तो हम ये करेंगे वो करेंगे। और पाकिस्तान को थोड़ा सा है ना अपनी वो अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए। लेकिन फिर जैसे हमने टेस्ट किए तो उनकी भी जाग बैठ गई। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हमारे, दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड सिक्योरिटी, एंड वी जस्ट कांट टॉक ऑन। इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं हो सकती। अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की, वो तो ये भी सोचता था कि किसी तरीके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ले लिए जाएं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उन पे कोई हमला कर दे। इंडिया इसराइल भी चाहता था, वो एक और चीज है। लेकिन जब न्यूक्लियर वेपन्स बन जाएं तो फिर हम कहते हैं कि जी वॉर इज नो आउट ऑफ क्वेश्चन। अब हमने तो जंग रोकी है, हमने चलाने तो नहीं है। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाएगी, हमने भारत को डरा दिया है कि भाई अगर कोशिश करोगे तो ए फिर जो पटाखे पटूखे ना चला देना। लेकिन लेकिन सर जो सर जो आपने आपने देखिए मेरी आवाज़ क्यों हो रही है? अच्छा चीमा साहब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे थे कि उनको अलग कर दिया गया भारत की तरफ से या जहाँ से भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें बहुत से लोग आप बता चुके हैं हमारे चैनल्स पे आके भी और भारत के चैनल्स पे आके भी कि उसमें बहुत सारी गलती जो थी वो पाकिस्तान की अपनी थी कि किस तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ उन सलूक रखा, किस तरह से उनसे बात की, किस तरह से उनका हक मारा। और ये और बात है कि ठीक है जब उन्हें जरूरत थी या वो था तो भारत ने उनका साथ दे दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन शुरू तो हमने ही किया ना। अगर हम ये कमजोरी ना दिखाते तो वो ना अलग होते, ना किसी को मौका लगता कि वो उनका साथ दे और उनको अलग करवा दे। तो अपनी गलती भी हमें थोड़ी सी माननी चाहिए। लेकिन आप अभी भी ये समझते हैं कि अब इस साल फिर जितने भी साल निकल गए हैं इसमें
अगर आप 1998 से उसको काउंट करें 23-24 साल में, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ है या पाकिस्तान मजीद कमजोर हो गया है कि हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ती है? और मेरा नहीं ख्याल कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो किसी भी मुल्क को मजबूती देते हैं, क्योंकि हम हर वक्त इसकी हिफाजत में लगे रहते हैं, हर वक्त हमें यही खतरा रहता है कोई ले लेगा। और भारत के साथ अगर आप मुकाबला करते हैं किसी भी चीज का, इकोनॉमी में या किसी चीज में, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा बड़ा मुल्क है और उनके पास कई ज्यादा ज्यादा हमसे ज्यादा जो है वो सोर्सेज है, रिसोर्सेज वो अपना इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को वो स्ट्रांग बनाते हैं। हमें उसी में रहना चाहिए जैसे बांग्लादेश रहता है। बांग्लादेश कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता। आपको लगता है कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली जो बात आपने बांग्लादेश की, हर मुल्क के इंटरनल मामलात होते हैं कुछ ना कुछ। हमारी तरफ से ज्यादतियां हुई, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त की लीडरशिप ना कर सकी। इसका क्या ये मतलब है कि दूसरा मुल्क जो है वो आपके मुल्क में घुस के जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को डेवलप करे? क्या इसका ये भी तरीकाकार है? क्या आप किसी को असला बेचें, किसी को ट्रेनिंग दें, इसका ये मतलब होता है? आज अगर भारत में रेड कॉरिडोर है, वहां पे सारे के सारे जो नेक्सलाइट्स हैं वो उनको पाकिस्तान असला देना शुरू कर दे, बीच में जो है वो मिलिट्री सपोर्ट भेजे, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? नहीं रहेगा। अगले दिन मैं देख रहा था कि भारत के फौजियों को, लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को नेक्सलाइट रिहा कर रहे हैं, रिहा पकड़ लेते हैं वो फौजियों को। ठीक है, सो ये चीजें जो हैं ये ममालिक में होता है, और हमने वो टेक्निकली एक हिस्सा कहाँ दूसरा हिस्सा कहाँ मसाइल पैदा हो गए, हमारे अपने कसूर भी हैं, लेकिन किसी को तो नहीं हक पहुंचता एक सॉवरन मुल्क के अंदर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करे। ये तो एक खुली किताब है एक चीज। दूसरा, आप कहती हैं जनाब कि हम उनकी रखवाली कर रहे हैं। भाई, उनकी रखवाली करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि सारा मुल्क ही भारत को दे बैठे, या एक जो मुल्क है वो ये कहे कि भाई अब तो इनको हमने जो है वो जो जिस तरह मर्जी ट्रीट करें। देखिए, हमने एक चीज का फैसला किया है, और वो ये फैसला किया है कि हमने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान की तरह नहीं रहना कि जब जिसका दिल करे इंडिया के यार ये बांग्लादेश में ये कर दो, ये जो है वो श्रीलंका में तमिल्स को जो है वो सपोर्ट करो, उस मुल्क में ये कर दो, इस मुल्क में वो कर दो। और अभी तो वो ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा, इंडियंस ऑन बोर्ड है बीजेपी के लोग के, ये जो पूरा खित्ता है इसमें हमारा असर सूख होना चाहिए, पॉलिटिकली हम कंट्रोल चाहते हैं इस खित्ते का, हम बॉर्डर बदलना नहीं चाहते लेकिन हम पॉलिटिकली कंट्रोल चाहते हैं। तो अगर आप फैसला कर लें आरजू कि आप दिल्ली के कंट्रोल में रहना चाहती हैं कि आप इस्लामाबाद के कंट्रोल में रहना चाहती हैं, ये पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया कि हमने इस्लामाबाद के कंट्रोल में रहना है, हमने दिल्ली के कंट्रोल में नहीं रहना। और हम आज एक रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल मुल्क की हैसियत से चीजों को देख रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने और उसकी सिक्योरिटी पे इतना खर्चा नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हों, आपकी लीडरशिप ने गलत फैसले ना किए हों, मुल्क के हालात, इकोनॉमी चलती रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, तो न्यूक्लियर वेपन रखना कोई उतना, हमें कितना पैसा लगा था न्यूक्लियर वेपन बनाने में? 4 मिलियन 5 मिलियन डॉलर लग गए होंगे, सॉरी 400-500 मिलियन डॉलर लग गया होगा, $1 बिलियन उस दौर में लग गया। उसकी क्या वैल्यू है? पॉइंट ये है कि उसके बदले में आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी बड़ी है। उसके बदले में अगर आपके पास ये पता हो कि यार आज इंडिया हमला कर देगा, आज इंडिया हमला करेगा, आज यहाँ पे होगा, तो भाई ये तो कोई बात नहीं। अभी देखें, अभी हमने उनको ऐसे जैसे कहते हैं फ्रिज चलाया ना, फ्रीजर चलाया, क्यों? वो क्यों लगाया हुआ? उनको पता है भाई अगर जहाज बेचते हैं तो वो नीचे उतार लेते हैं। देखिए, ये तो फिर मजा तो आता है ना कि वो रात के अंधेरे में आए और हम दिन की रोशनी में मार गिराएं। मजा आता है कि नहीं आता? आरजू ये तो माने, ठीक है हम अमन के पसंद करने वाले लोग हैं, मैं भी अमन का खैर खाऊं, आप भी अमन पसंद है, लेकिन मजा तो आता है ना जब वो हमारे घर रात के अंधेरे में आए और दिन की रोशनी में जहाज नीचे उतार लें, और फिर वापस कैप्टन भी उनको दें, उनका पायलट भी उनको दें। मजा तो आता है इस चीज का कि नहीं आता कि इन्होंने साड़ी वायलेशन की थी तो असा इन्हों की पूरी दुनिया के सामने जो है ना तबीयत साफ कर दी। मजा आता है इस चीज का, अच्छा लगता है कि आज हमारी फौज इस काबिल है। देखें आरजू, बात सुने, आज इंडिया इसराइल से जाके रडार वो ले रहा है, ड्रोन्स ले रहा है, फ्रांस से जाके राफेल ले रहा है। जैसा भी है, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर घर ही बनाया है।
चाइना की मदद के साथ घर में बनाया, आज हम उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी में ले आए हैं बाहर। ये नाइजीरिया को अगले दिन हमने 3 जो है वो अपने टेक बर्ड्स बेचे हैं, और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये इस चीज का मजा तो लेना भाई। देखें, हम इंडिया से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर आप हमसे लड़ेंगे तो फिर लड़ के मर जाना भी जो है ना, इसी में इज्जत होती है। झुक के रहना और खामोश रहना। तो और सर ये वाली गैरत 71 में कहाँ गई थी जो आप कह रहे हैं कि लड़के मर जाना? देखिए उस वक्त क्यों हथियार डाल दिए थे? देखिए, एक चीज याद रखें, दुनिया में आप हर दफा हर जगह एक जैसा नहीं होता। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि आप मौके की मुनासबत से डील करें, एक होता है कि आप जो है जिन्हों पंजाबी कहते हैं अन्ने वाह पै जाओ। चाइना, इंडिया ने अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में क्या करके जा रहा है? घुटने टेक के नहीं जा रहा भाई, घुटने टेक के जा रहा है ना। कभी हमारे तरले कर रहा होता है, कभी अफगानियों के, कभी ईरानियों के, चाइना के, हमारी मदद करो, सानू कटो, ठीक है जी। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनके ऑनरेबल एग्जिट में, उनकी ऑनरेबल एग्जिट में आज हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर है, और आगे हमारे पास बैठी रहती कि हमारा ये मसला हल करा दे तालिबान। देखिए, उस वक्त क्या उन लोगों को मरवा लेते? क्या वहां पे लड़के जो 93,000 वो बातें करते हैं, या वहां पे जो लोग हमारे शहीद हुए, क्या उन सबको मरवा लेते वहां पे? ये कौन सी लेकिन दानिश? सर फिर अभी आपकी पॉलिसी क्यों चेंज है? अभी आप क्यों कह रहे हैं कि लड़ मरे? लेकिन मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के बहुत से स्कॉलर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत से टीचर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो हमने न्यूक्लियर एसिड्स बनाए, जो वेपन्स बनाए, वो पाकिस्तान को नहीं बनाने चाहिए थे, और वही पैसा जो था लोगों पे लग सकता था और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता था। इसकी वजह से उनका यानी कहना है, मेरा नहीं, उनका कहना है कि इसकी वजह से पाकिस्तान को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर जिन्होंने बनाया था डॉक्टर कदीर, उनको किस तरह से बंद किया गया, उनसे मिल नहीं सकते, कई तरह के स्कैंडल्स उनके ऊपर बने जो कहां तक सही है मैं नहीं जानती, लेकिन हुआ। पाकिस्तान का नाम खराब ही हुआ ना। और अब शेख रशीद कहते हैं पाव पाव के भी बना लिए हमने। तो ये चीज सिर्फ दुश्मनी बढ़ा रही है ना, दुश्मनी को कम नहीं कर रहा। ये जो पॉपा वाले हैं ना, ये हमने अकेले ने नहीं बनाए हुए ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉपा और आधा आधा किलो वालों की जो जुबान है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान में बोली जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पटाखे ये अमेरिका ने भी बनाए और दुनिया ने भी बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनका जब न्यूक्लियर वेपन आप होता है तो आपको बड़ा केयरफुली उसकी बात करनी होती है। अब हर जगह नहीं बोलना शुरू कर देते जरा जी गाल कटो कटो बम से मारने, इस तरह नहीं फिर बोला जाता। चीजें थोड़े और अंदाज से देखिए। बांग्लादेश में क्या हुआ, वो एक हिस्ट्री है, ठीक है। हमने अपनी कमजोरियां दिखाई, उन कमजोरियों, और दूसरी बात यह है कि वहां पॉलिटिकल इश्यूज थे, बैलेंस ऑफ पावर था, अपने पावर से तरह शेयर नहीं की थी, एक ट्रू मैंडेट नहीं था सोसाइटी का। अगर जुल्फकार अली भुट्टो बांग्लादेश के लोगों का मैंडेट मांग लेते और ये ना कहते उधर तुम इधर हम, तो बहुत सारी चीजें बच भी सकती थी। तो ये एक अगर लीडर ने गलत हरकत कर ली तो उसका जरूरी नहीं है कि सारी नेशन उसका खमियाजा भुगते। प्लान करें, अच्छे अंदाज से आगे आए, फिर जाके दोबारा फिर कंपीट करें, फिर प्लान करें, फिर कंपीट करें। ये नहीं है कि जाके अन्य जाके कानून टक्कर मार के तो मार जाओ। देखें, ये जो अक्लमंद लोग होते हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्लान करते हैं। भारत एज लॉन्ग एज आप इस बात को मानती हैं, और मुझे एक सवाल मेरे जेहन में आता है, आज वो ब्रिगेडियर गुप्ता साहब भी मेरे साथ थे, पता नहीं मैं किसी और से भी बात कर रहा था। भारत में कितनी को इमारत है यार, भारत में कितनी को इमारत है। भारत के 60% लोग जो है ना वो $3 अ डे पे रहते हैं। भारत के 250 मिलियन लोग $2 अ डे, यानी कि हमारी आबादी से ज्यादा लोग वहां पे $2 अ डे जिंदगी गुजारते हैं। अब मुझे ये बताओ, आबादी बढ़ा देना और उनका फाइनेंशियली वीक होना, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम एंड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं, कमर चीमे ने नहीं डाटा लिखा किधर, ठीक है। सो दी ऑक्सफैम एंड वर्ल्ड बैंक का मैं डाटा बता रहा हूं। सो वहां पे अगर लेट से 140 करोड़ की आबादी है तो 140 करोड़ में 60 मिलियन 60% तो उधर रह रहे हैं, 250 मिलियन जो है वो $2 अ डे। ये कौन सी जिंदगी है? 10% लोगों के पास 80% वेल्थ है आरजू इंडिया में, और 1% जो लोग हैं उनके पास 10% लोगों के पास 80% वेल्थ है। तो मुझे ये बताएं
कि ये कौन सी ऐसी वहां पे चमत्कार हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है वहां पे ठीक है, इकोनॉमी का साइज बड़ा है, पहिया ज्यादा घूमता है, बड़ा पहिया है, उन्होंने मेहनत की है, उसकी उनको दाद देनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि अब छोटा दिल रख के जी वो इंडिया है, मैं इंडिया की इकोनॉमी की वहां पे जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, अपने जो हैशटैग उनके बदले हैं, देखिए उनको मार्केट, बड़ी मार्केट कहा जाता है, दुनिया उनको एक अच्छे अंदाज से देखती है, इसकी रिस्पेक्ट करें। अगर उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, मैं तो इसके हक में भी बोला, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप किसी की दुश्मन की भी, किसी की भी, जब कोई काम करे, अच्छा काम करे, उसकी तारीफ करें, अच्छे तरीके से उसको याद करें, लेकिन एदा मतलब ये नहीं कि ओथे जनाब वाह वाह हो गई है, ओथे बड़े रोले पे आ गए ने। ये कोरोना में क्या हुआ है, इंडिया में लाखों लोग मरे हैं, ये किसने, हेल्थ कितना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया तो समझ रही थी शायद इंडिया जो है वो कोई वेस्टर्न यूरोप का मुल्क है, जो वहां पे बहुत जबरदस्त हालात है, पता चला कि एक चटका नहीं ला सकते, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुनिएगा बात, सुनिएगा, आज अगर ये बात करें, इंडिया 120 बिलियन डॉलर की जो मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो नया खरीद रहा है अगले 7-8 साल में, वो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने ये क्यों खरीद रहे हो, तुम अपनी हेल्थ पे लगाते। पिछले 10 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है, आजू ऑन एवरेज 100 बिलियन डॉलर का इन्होंने असला खरीदा है। ये मेरी बात सुनिएगा, ये पिछले 10 सालों में भी। तो मुझे ये बताएं, वो पैसा हेल्थ कवरेज पे और एजुकेशन पे लगाया जाता, इंडिया में 35% लोग आज भी लिख पढ़ नहीं सकते, इससे ज्यादा ही होंगे। मुझे ये बताएं, केड़ी दुनिया की गल्ला कर रहे हो, उधर भी इस तरह के हालात हैं, इधर भी इस तरह के हालात हैं, चीजें बेहतर की जा सकती थी, हमने बेहतर नहीं की। उनकी लार्ज पॉपुलेशन मुश्किल में है, छोटी पॉपुलेशन अच्छी एफुलेंट जिंदगी गुजार रही है, वहां पे एक एक बंदे के पास 50-50 अरब डॉलर भी है, 30-30 अरब डॉलर भी है, यहाँ पे उस तरह वेल्थ क्रिएशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। अगर हो जाती तो चीजें बेहतर रह जाती। सो लेट्स नॉट गिव क्रेडिट टू इंडिया फॉर एवरीथिंग गुड दे आर डूइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ मेस एज वेल, उसको भी पहचाने, यहाँ पे भी मेस है, लेकिन हम मेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मुझे ये पता है जी। नहीं चीमा साहब, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रही, और हम इंडिया के मामे भी नहीं लगते, हम यहाँ के मामे लगते हैं। मैं यहाँ को कह रही हूँ आपको कि यहाँ जो ये हर चीज में मुकाबला करते हैं कि अगर इंडिया ने बना दिया है और न्यूक्लियर वेपन तो हमें भी बनाना है, अगर उन्होंने 2 जेट खरीद लिए तो हमें भी खरीदना है। तो ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि वो मुकाबला कहाँ तक सही है। ये तो डॉक्टर परवेज हूद भाई और कई लोग हैं, उन्होंने मुझसे जब बात की तो उन्होंने कहा वो इसको सपोर्ट नहीं करते। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान को हर चीज में दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं। और दूसरा जिन्होंने बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनका क्या हाल किया हमने उस टाइम पे भी, जब उन्होंने बनाया था, कहा कि जी ये नजरबंद है, इनसे कोई मिल नहीं सकता। E7 में आप 2 चक्कर उनके घर के बाहर गाड़ी से घुमाए तो आपको रोक लिया जाता था। एक अजीब सा हमने तो तमाशा खड़ा किया ना। और आप अगर मुझे लग रहा है भुट्टो साहब के फैन है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो ये रिवाज हमारे नहीं है कि मैं पाकिस्तान का फैन हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर इमरान खान एक काम अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ करूंगा, अगर भुट्टो करेगा, नवाज शरीफ करेगा, कल को कोई और करेगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का गिरवी नहीं हूँ। अगर भुट्टो ने कोई अच्छा काम किया, भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, उसने 50 गंद किए, मैं भुट्टो को पता नहीं किन किन चीजों में बुरा कहता हूँ, फॉर सो मेनी रीजंस, वो एक और चीज है। लेकिन अगर कहीं पे कोई एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करें। हम किसी के मुलाजम नहीं है कि सारा टाइम सरकारी सच नहीं लिखेंगे इमरान खान का। हम इमरान खान ज्यादा, मैं तो अगले दिन कह रहा था यार ये मदरसाफिकेशन कर रहा है स्कूलों की, रोजाना उस पर हम तनकीद करते हैं। जब इमरान खान पावर में आ रहा था तो हम उसको कहते थे यार आना चाहिए थर्ड फोर्स, ये वो। एक बात, दूसरी बात जो मैं आपको जो बात कर रही है अब्दुल कदीर खान की, देखिए बहुत सारी चीजें उसमें हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो एक और सारी डिस्कशन है। somehow चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई अब्दुल कदीर खान साहब से। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। वो एक उसको लिहाजा उसको उधर ही रखते हैं, और उनकी सिक्योरिटी जरूरी है, आज भी जरूरी है। उसकी रीजन बिहाइंड इज कि उसके पास बहुत सीक्रेट है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको हुआ करके लिहाजा वादा कट्टा हो जाए, ये नवा कट्टा खोल जाए पाकिस्तान दे विच। नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है, हम इंडिया का वेसल टू वेसल कंपटीशन नहीं करना चाहते। इंडिया 100 अरब डॉलर लगा रहा है, हम नहीं लगाना चाहते, हम नहीं लगा सकते। हमारा जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस इंडिया के साथ अचीव कर लिया है। आज भी ISPR की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा जी बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर किया था हमने। हम इम्बैलेंस नहीं होना चाहते, बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं, इम्बैलेंस नहीं चाहते।
ये नहीं कि इंडिया उत्ते थे असी, इंडिया के मुकाबले में बैलेंस ऑफ पावर चाहिए, भावें जो मर्जी लग जाए। हाँ, बाकी ये मैं कहता हूं कि वैसल टू वैसल कंपटीशन नहीं करना। वो अगर चाइना को देख के अगले उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, वो अगर 200 अरब डॉलर 400 अरब डॉलर लगाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह लगाएं, बड़ा मुल्क है, अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, इसलिए तो हम टंडे पड़े हुए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम इसलिए तो कह रहे हैं यार ये वेपन्स ना खरीदो, न्यूक्लियर बना लिए। हम तो सारा टाइम आरजू जो हमारा ऑफिशियल स्टांस है इंडिया के ऊपर, वो है इंडिया को मजबूर करो जंग रोकने पे। ये जो टैक्टिकल पॉपो आधा पॉपो वाले की बात है, वो क्या चीज है? वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, और वो है कि अगर इंडिया ने हम पे हमला किया तो हम छोटे भी मार देंगे, बड़े स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन नहीं, ताकि रोकना है। असल चीज है इंडिया को रोकना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो कोई उसको क्या कहे, और हमारी ये डॉक्ट्रिन कामयाब रही, हम इसमें कामयाब रहे। आप देख लें 2002 का 1-2 का जो न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ था, उस बाद कभी हालात खराब नहीं हुए। ये मोदी साहब ने अभी नई डॉक्ट्रिन लेके आए, ये प्यूनिटिव डेटरेंस। मैं एक बात बताऊं, ये मेस क्रिएट करेंगे। इन्होंने नई डॉक्ट्रिन ली है कि जी प्यूनिटिव डेटरेंस पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए वो जो दूसरी है क्रेडिबल डेटरेंस, के जो जो हम इंडिया के लिए रखते हैं ना क्रेडिबल, इंडिया चाइना के लिए वो रख रहा है क्रेडिबल, हमारे लिए वो प्यूनिटिव। ऐसा मतलब है कि अगर कश्मीर में कहीं कुछ मुजाहिदीन ने कर दिया तो हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे, ये पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगे, असी ना तो जहाज ही फाड़ लाएंगे। हम तो जहाज पकड़ने पे यकीन रखते हैं और बंदा फाड़ लो, ठीक है। और इस दफा तो और आप अपनी लीडरशिप को दाद दें आरजू। सारा टाइम इमरान खान को मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन इमरान खान ने वो जड़ा की सी बंदा अभिनंदन, उसको छोड़ के तो दुनिया ने क्या कहा? दुनिया ने कहा भाई इसने अमन के लिए काम किया है, ही हैज शोन अ स्टेट्समैन, ही वाज अ स्टेट्समैन, उसने लीडरशिप शो की है, डी-एस्केलेशन की है। दुनिया डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करती है ना। अगर हम उसके अगेंस्ट को हालात और खराब कर देते, टारगेट तो हमने भी किए, मार के तो हम भी दिन दिहाड़े आए थे वहां पे, ठीक है जी। तो उनको समझ लग गई कि हम, हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, ठोस ठास असी भी कर लांगे। इंडिया को पैगाम है कि साड़ना पंगा नहीं लेना, असी अगे तंग आ, इकोनॉमी बहुत खराब है, अवाम जज्बाती है। आरजू पहले ये चाहती है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स क्यों है हमारे पास, तो हमने अपनी क्रेडिबल डेटरेंस मेंटेन करनी है एज ए स्टेट। अपनी इज्जत जो है उसको मेंटेन करना है, और जहां पे फौज चाहिए, जहां पे असला चाहिए, जहां पे वेपन चाहिए, वो होने चाहिए। और हाँ, अभी हम इसीलिए तो जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, पहले हमने स्ट्रेटेजिक कंपटीशन किए, अभी हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि बहुत देर लगा दी हमने। हमें बहुत पहले निकल जाना चाहिए था इन चीजों से। ये जो कंपटीशन है, ये वो इंडिया अफगानिस्तान, मैं तो खुद इसके हक में, बस करो यार, बहुत हो गया। चीजों को, इकोनॉमी इंडस्ट्री चलाओ, इन चीजों को चलाओ। लेकिन अगर जहां पे रियासत की बात होगी, स्टेट की बात होगी, तो फिर जिसे कहते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक मेरे साथ कह रहे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, और एक जिनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे भी इसी तरह की दो क्लासेस बन गई हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे कर्नल साहब ये पूछना चाहूंगी कि कर्नल कंवर चीमा, जी जी, कर्नल कंवर चीमा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि, और मैं आपको जो है ना वो फिर, क्योंकि आप डरपोक हैं जरा, उस तरह नहीं है, तो फिर आपको मैं लेडी डॉक्टर नहीं, वो क्या कहना चाहिए, कैप्टन लेडी डॉक्टर आरजू कासमी। नहीं सर, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन कर्नल साहब मुझे लास्ट में आप ये बताइए, मैं पक्का आपको कर्नल साहब बुलाया करूंगी कि लेवल बढ़ाए यार, ब्रिगेडियर या जनरल करें, कर्नल छोटा है यार, क्या करें? अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं अब आगे पाकिस्तान और भारत का? लास्ट में आप मुझे ये बता दें। और इससे पहले आप कुछ आने से पहले आप कुछ खा रहे थे शो में आने से पहले? वो जैसे भुट्टो साहब ने कहा था ना, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो कुछ शुरू किया है? देखिए जी, घास हमने खाया है, मुश्किल टाइम देखा है, और इज्जत बहाल की है, और आइंदा भी करेंगे। और देखें, पाकिस्तान के पास ना पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, पर हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया। जब एक नेशन जो है रिजॉल्व शो करती है, तो फिर पता चला हम कर लेते हैं। लेकिन जंगें फौजें नहीं लड़ती, ये याद रखें, जंगें कौमें लड़ती हैं। ये अगर किसी को गलत फहमी है कि 6 लाख फौज होगी, 20 लाख फौज होगी तो जाके लड़ लेगी, जंग फौजा नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं, नेशन फाइट्स वॉर, ठीक है ना जी।
तो जो आप मुस्तकबिल की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बहुत खूबसूरत बात की, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, आए माजी को बुलाएं, आए आगे चलें। अब इसके लिए जो आरजू चीज चाहिए वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, और पॉलिटिकल कंसेंसस इमरान खान नहीं दे रहा। जो मुझे बड़ा उनसे खौफ आ रहा है कि वो अपना 2023 का इलेक्शन जीतने के लिए मामलात को खराब कर सकते हैं। बाकी ऑपोजिशन जमातें तो ऑलरेडी ऑपोजिशन में है, लेकिन इमरान खान साहब से ही खतरा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मामलात को खराब, अभी रिसेंटली ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे तो उन्होंने नहीं किए। सो हमें एज ए नेशन ये जो सोचना है कि भारत से ट्रेड, कारोबार, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों का आना जाना मिलना एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए, और जो हमने माजी में गलतियां की हैं वो नहीं होनी चाहिए, और अच्छे अंदाज से उनसे डील करना चाहिए। दुनिया को पता है इस चीज का आरजू कि पाकिस्तान इज फॉर पीस ना हो, पाकिस्तान चाहता है चीजें नॉर्मल हो, और बड़ी देर से पैगाम चला गया। ये तो 2014 के बाद मोदी साहब के आने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट भी ये कहती है कि भाई मोदी जी के आने के बाद इस खित्ते में जंग का खदशा बढ़ गया है। ये उनकी पॉलिसीज इस तरह की हैं, ये वो दुनिया उनके बारे में कह रही है। हाँ, हमें कहेंगे तो अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर लड़ जाना चाहिए, लेकिन हम अमन चाहते हैं और वो भी अमन ही चाहते हैं। इतने जो के पहलवानों भी नहीं है। इंडिया चाइना के साथ भी इन्होंने मामला ठीक कर लिए हैं, हमारे साथ भी डीजीएमओ लेवल पे टॉक्स और वो चीजें बेहतर की, और आइंदा भी वो बेहतर कर रहे हैं। और हमारी उनकी, मुझे जो जहां तक असेसमेंट है, अभी भी टॉक्स हो रही हैं। किस लेवल की टॉक्स हो रही हैं, क्या हो रही हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी टॉक्स हो रही हैं किसी ना किसी लेवल पे हमारी उनके साथ। और वो भी अपने आप को, उनको पता है कि कॉस्ट क्या होती है, और वो भी इस तरह की चीजों में नहीं जाना चाहते। सो कैप्टन लेडी डॉक्टर आरजू काज़मी। नहीं बिल्कुल चीमा साहब आप सही कह रहे हैं, बल्कि आपको कर्नल साहब भी कहूंगे, अभी आपकी तरक्की नहीं हुई है तो आपके मेडल्स किधर है सर? अगली बार इधर आप पूरी यूनिफॉर्म पहन के आइएगा। तो हाँ बिल्कुल, नहीं वो लगाते ना हमारे यहाँ मेडल्स, सबके सूट होते हैं ना, तो वो करके आइएगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, वैसे टॉक्स तो होनी चाहिए और हर लेवल पे होनी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए इस तरह की जो भी चाहे बॉर्डर पे हो रही हो या एयर स्ट्राइक्स हो रही हो, उन सब पे जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत अजीम काम किया था इमरान खान साहब ने, कि उनके पायलट को छोड़ दिया, लेकिन उसके लिए भी कई तरह की बातें निकली थी, जिसमें हमारे ही पार्लियामेंटेरियन ने उठ के कह दिया था कि जी वो आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी और पसीने छूटे हुए थे। हर वक्त ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ है, कोई पाकिस्तान की भी गल कर रहा करो। इंडिया का मौकफ नहीं है सर, ये पाकिस्तानी ने बात की, किसी इंडियन ने बात नहीं की थी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर खड़े, आपकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके उन्होंने कहा था, आपको क्लिप दिखा दूं मैं एक चल रहा है तो सारे चले ना हो जाइए। अगर एक किसी ने गलत बात कर दी है, उसके मुंह से कुछ निकल गया, उसका मतलब तो नहीं है बयानिया ये है। हमने दिन की दिहाड़ी में जहाज गिराया, आपने उसकी तारीफ नहीं की कि आहो यार है बड़ा काम स्वाद है। जिस दिन मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में था, तो जब पता चला कि भाई जहाज 2 गिरा दिए पाकिस्तान, लुटिया मार रहे थे सारे, वहां पे नारे लगने शुरू हो गए। सो द पॉइंट इज के दैट इज सच काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स आर इंडिया एज वेल। देखिए उन्होंने जो स्ट्राइक की थी वो भी नारे मारते सन होते, ये कर देंगे भारत, ये कर देगा, वो कर देगा। आपको तो पता है, आपके सारे दोस्त हैं वहां पे, ठीक है, वो सारे नारे मारते थे। और जब हमने जहाज गिराए 2 दिन तो सानू साह नहीं सी होन दिया। इट वाज 7 AM इन द मॉर्निंग और 6:45 AM इन द मॉर्निंग मुझे एक टीवी की कॉल आई इंडिया से। उन्होंने कहा सर ये हो गया है, तो आप बिपर दें। मैंने कहा यार मुझे तो पहले समझ ही नहीं ये क्या कह रहा है। तो मुझे कह रहे सर आप 10-15 मिनट लें तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो बाद में मैंने चेक किया ये क्या हुआ है, तो DGSPR की स्टेटमेंट आई हुई थी, सारा वो पता चला गया यार ये तो कड़ाका हो गया। तो दैट वाज अ वेरी टफ डे फॉर अस, वो बड़ा मुश्किल दिन था। So the next day it was very calm and cool and we were fresh कि साफ चुकता करता है। So let it go, जो है ना। नहीं मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि कोई टांगे नहीं कांप रही थी, ना पसीने आए थे। वो उन्होंने फोन को जो है ना बजर पे करके जेब में रखा हुआ था, तो वो जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको लगा टांगे कांप रही हैं। हर चीज को ये लोग उल्टा समझते हैं, उल्टा बोलते हैं। ये हमारे यहाँ के थोड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच चीमा साहब कि आपने कर्नल साहब हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।